नमस्कार दर्शक बिन, मैं अतुल त्रिपाठी बीरगंज नेपाल से आप लोगों के सम्मुख मैंने दो पार्ट में अंक ज्योतिष के हिसाब से किसी भी बंदे को क्या क्या चाहिए शेयर मार्केट में जाने के लिए, ये सारी बातें तो मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके बाद से अब मैं इस वीडियो की इस पार्ट में मैं आप लोग को यह बताने जा रहा हूँ कि ज्योतिष के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से किसी भी बंदे के कुंडली में शेयर मार्केट में जाने के लिए कौन कौन से भाव का अध्ययन जरूरी है, कौन कौन से हाउसेस का अध्ययन जरूरी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और उसी के आधार पे कोई भी व्यक्ति या जो मैंने एक काल्पनिक नाम, एक काल्पनिक डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान लिया है और कुंडली बनाया है, इस कुंडली वाले जातक को जो काल्पनिक है किस टाइम में किस तरह से शेयर मार्केट में जाए तो अच्छा होगा, यह बात मैं आपको बताऊंगा। अब कुंडली के हिसाब से देखा जाए मित्रों, तो सबसे पहली बात क्या है कि कुंडली के लिए हम लोग 3-4 भाव देखते हैं। जो कि पहला भाव क्या है कि धन का भाव, भाव 2, यहाँ पे बृहस्पति स्वामी है। उसके बाद से 5वां भाव जो कि आपको अनुमान और ज्ञान का है, शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम का है, रोमांस का है। तो अनुमान की भाव जो है इसको देखना पड़ा, और ये धर्म त्रिकोण का भी एक भाग पड़ता है। ये 5वें भाव को देखना पड़ा। संयोग बस 5वें भाव के भी स्वामी बृहस्पति हैं। इसके बाद से हम लोग देखेंगे 8वें भाव को, जो कि अकॉल्ट साइंस, अनुसंधान, इसके बाद से उच्च शिक्षा और दूरदृष्टि को दर्शाता है, इसको देखना पड़ा। इसके बाद से हम लोग देखेंगे 11वां भाव जो कि आय का है। और उसके बाद से बंदे को एज एन इन्वेस्टर जाना चाहिए या एज एन एडवाइजर जाना चाहिए, बंदे को शेयर मार्केट को अपने प्रोफेसर के रूप में ले जाना चाहिए या नहीं, उसको देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जाके भाग्य को देखना पड़ेगा। इतना चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। और इस कुंडली में बुध और क्या बोलते हैं, बुध और शुक्र जो हैं इस कुंडली के मार्केस हैं। मार्केस यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। तो बुध और शुक्र आ गए तो 3 और 6, बुध और बृहस्पति का नंबर 3 और 6, ये जो नंबर है, जुपिटर का 3, वेनस का 6 नंबर जो है, इनके लिए बुध का 3, 6 ये जो है आपके लिए मार्केस का काम करेंगे। और जैसा जो दर्शक ज्योतिष के बारे में जानकारी रखते हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी ग्रह की पूर्ण फल प्राप्ति हेतु हमें 3 चीज़ों का ध्यान देना होगा। पहले, ग्रह कौन से स्थान में है, ग्रह का स्थान। दूसरा बात, ग्रह का क्या बलाबल में कैसा है, बाल्यावस्था में है, वृद्धावस्था में है, मृतावस्था में, ये देखना पड़ा। और उसके बाद ग्रह के नक्षत्र स्वामी कौन है। अगर ग्रह अच्छे घर में है, केंद्र में या त्रिकोण में सुसज्जित है, इसके बाद से ग्रह का बल भी 18 से 23 डिग्री तक है, लमसम 24 डिग्री तक है, तो ग्रह बल में भी मजबूत हुए। और ग्रह के नक्षत्र स्वामी भी अपने खुद के नक्षत्र में है, अपने मित्र के नक्षत्र में है, ये तीनों अगर शर्तें पूरी होती हैं तो निसंदेह यह जो है ग्रह अपने टाइम में जातक को अत्यधिक फायदा देगा। अगर तीनों चीजें कंप्लीट होती हैं तो अगर मान लीजिए बल कम होता है तो बल बढ़ाने के लिए रत्न धारण कीजिए या बीज मंत्र का जाप कीजिए, या ग्रह से संबंधित जड़ को आप धारण कीजिए। जैसे बृहस्पति के लिए आपको हल्दी की गांठ रखी जाती है, शुक्र के लिए कपास का जड़ रखा जाता है, इसके बाद से सूर्य के लिए बेल का जड़ रखा जाता है, शनि के लिए शमी के पौधे का जड़ रखा जाता है। इस तरह से किया जाता है। अब यहाँ पे इस कुंडली बनाने के बाद मैंने यह देखा कि धन भाव के स्वामी 9 हैं, ये अच्छे रिजल्ट देंगे 9। और उसके बाद से हम लोग देखेंगे आय भाव के स्वामी 3 नंबर, 3 नंबर कहने का मतलब 9 और 3 ये दोनों हैं। तो बृहस्पति यहाँ पे 9 है और 12 नंबर आपको यहाँ पे है। 9 और 12 दोनों अच्छे घर के स्वामी हैं, तो बृहस्पति अच्छे हैं पहली बात। और बृहस्पति
मित्र के नक्षत्र में या अपने नक्षत्र में हैं तब ये अच्छा फल देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद से ये देखना पड़ेगा। इसके बाद से आपको बृहस्पति के बाद से अब हम लोग चलते हैं 9-12 हो गया। इसके बाद से सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी प्रोफेशन को चुनने के लिए जातक का मन कैसा है वो देखना पड़ेगा। मन है कि नहीं है। मन होगा तो सफलता मिलेगी, मन नहीं होगा तो टाइम पास के लिए अगला करेगा। चाहे अध्ययन का हो, चाहे प्रोफेशन का हो, चाहे शादी का हो, किसी भी सेक्टर में अपने इच्छा मुताबिक अगर काम होती है, अपने मन के मुताबिक काम होती है, तो अपने तरफ से एफर्ट लगाने में बंदे को अच्छा फील होता है। अब यहाँ पे मन के स्वामी जो हैं चंद्रमा आपके बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहाँ पे चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो चौथा घर तो चंद्रमा का भाव तो अपना ही हुआ, कोई बात नहीं है। मगर चंद्रमा की जो शनि की राशि में बैठे हैं, तो कुंडली में चंद्रमा शनि मिलके 20 योग बनाते हैं। मगर यहाँ पे शनि इनके निगेटिव हाउस होने की वजह से शनि की थोड़ी सी नकारात्मकता दूर करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक बातें मन का और इसका हो गया। उसके बाद से हम लोग 8वें हाउस देखना। 8वें हाउस के स्वामी बुध हैं और 11वें हाउस के स्वामी भी बुध हैं। तो बुध इस कुंडली में मार्केस हैं, ये मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। और बुध जो हैं आपके भाग्य भाव में कर्क राशि यानी कि अपनी शत्रु के राशि में बैठे हैं। तो जातक जो भी काम करेगा उसको कहीं ना कहीं भाग्यात्मक अवरोध का सामना करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम लोग इधर इन दोनों का कंपेयर करते हैं। जैसे कि 951 इनका टारगेट ग्रिड कंप्लीट है, तो सूर्य को देखिए, तो सूर्य इनका बैठे हुए पूर्ण बल के साथ 8वें हाउस में। तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, सूर्य अच्छा फल देंगे और मजबूत भाव में बैठे हैं। और सूर्य की नक्षत्र क्या है, सूर्य की नक्षत्र अगर मित्र नक्षत्र में है तो ये पूर्ण फल देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब 5 नंबर बुध मार्केस हैं और बुध जो आपके बैठे हुए शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, मगर बल होने की वजह से यहाँ पे 5 नंबर का प्रेजेंटेशन है। हाँ, अब एक बात हम लोग ये कह सकते हैं, 3 नंबर का प्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। सबसे बड़ी बात, 3 नंबर का प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं है कि ये शत्रु की राशि बुध में बैठे हुए हैं, उतना अच्छा संबंध नहीं है और शत्रु की राशि में और खराब भाव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए 3 नंबर यहाँ पे नहीं है। सूर्य मजबूत होने की वजह से और भाव का दोष नहीं लगने की वजह से सूर्य यहाँ पे मजबूत है। अब इनका केतु जो है, राहु जो है यहाँ पे बैठा हुआ है 4 नंबर। राहु इसलिए जरूरी है कि अनसर्टेन शेयर मार्केट से या शॉर्ट टर्म में लॉन्ग रिटर्न के लिए राहु और केतु जिम्मेवार माने जाते हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी राहु की आती है। चूंकि राहु 6ठे भाव में है, बल तो मजबूत है मगर राहु इसलिए यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी होगा राहु का नक्षत्र क्या है, और नहीं है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे राहु के नक्षत्र गलत होंगे, या ये राहु जो यहाँ पे बैठे हैं 8, 9, 10, 11, 12, 1 सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य के राशि में बैठे हुए हैं, तो राशि इसके दुश्मन की हो गई, इसलिए 4 नंबर यहाँ पे उपस्थित नहीं है। अब कुंडली को हम लोग देखते हैं तो केतु इनको अपना निवास स्थान छुड़ाएगा। जब केतु की महादशा आएगी तो निवास स्थान छुड़ाएगा। तो जैसे और ये रोग व्याधि और हॉस्पिटल में खर्चे का भी भाव है, तो यहाँ पे यह बात एक दिखता है। और यहाँ पे कुंडली के स्वामी जो हैं मंगल, ये अष्टम भाव में बैठे हैं जो कि आयु मृत्यु का भाव है। तो यह बात क्लियर करता है कि जातक की कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा इनकी हेल्थ में ट्रीटमेंट सेक्टर में चली जाएगी, क्योंकि कमाई अच्छा होगा, क्योंकि टारगेट ग्रिड कंप्लीट है पहली बात, और यहाँ पे प्रैक्टिकल ग्रिड कंप्लीट है। और इनके कुंडली में शुभ फलदायी ग्रह कहेंगे तो बुध शुक्र शनि हैं। अब आप कहिएगा कि शनि कैसे शुक्र हुए, शुभ ग्रह फलदायी हुए, क्योंकि ये तो मार्केस हैं तो क्या हुआ, ये कुंडली के केंद्र भाव में बैठे हुए हैं और उसके बाद से खुद की राशि में बैठ के मालव्य योग बना रहे हैं। मालव्य महायोग बनाने का मतलब हुआ कि शुक्र की दशा में इनको इच्छित सारी मनोकामनाएं इनकी पूर्ण रहेगी, कोई भी मनोकामना इनकी अधूरी नहीं रहेगी। हाँ, एक बात यह है कि इनके कुंडली में शुक्र की महादशा आती है या नहीं आती है, आई है तो
पहले ही निकल चुकी की अगर बचपन में निकल चुकी है तो इनके बेनिफिट, इनके शुक्र का बेनिफिट इनके मम्मी डैडी को या इनके ग्रह से जिसका ग्रह मैच करता हो उसको मिल जाएगा। अगर नहीं आया है तो आएगा, तो किस एज में आएगा, उस एज में इनको अपार प्रचुर सफलता मिलेगी। अब इसके बाद से इतना देख लेने के बाद से अब यहाँ पे एक बात और आती है कि केतु जब बाहर हटा देगा तो अभी इनका जो निवास स्थान का ग्रह है वो इनको ज़्यादातर प्रॉब्लम स्वास्थ्य संबंधी दे रहा है। 8वें और 9वें भाव, 8वें और 12वें भाव के ग्रह यह कर रहे हैं। तो इनको 8वें और 12वें भाव के ग्रह से मुक्ति हेतु इनको शनि की, केतु की पहले तो पूजा करनी जरूरी है। लग्नेश और गुरु की पूजा करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि गुरु 1, 2, 3, 4, 5 पे आ रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि स्वास्थ्य संबंधी समस्या को थोड़ा सा समाधान करेगी। गुरु की 7वीं दृष्टि अपने हाउस में है तो गुरु धन की समस्या को भी समाधान करेंगे। और 9वीं दृष्टि 11वें भाव पे है तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको फिक्स एसेट्स लेने में प्रॉब्लम होगी। हाँ, चौथा भाव जो है भावपति चंद्रमा है तो इनकी माता से अच्छा बनाव रहेगा और पिता से थोड़ा सा खुंदक सी रहेगी। विरोध तो नहीं करेंगे मगर खुंदक सी रहेगी, किसी भी वजह से हो। ये इतना दिखा रहा है। अब अभी मैं वीडियो को यहीं पे समाप्ति की आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद से कब इनका राइट टाइम शुरू होगा, आइदर न्यूमरोस्कोप और हॉरोस्कोप, इसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को इसके बाद से इनकी कुंडली की और अंक ज्योतिष के लोसो ग्रेड की कंपेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसको छोड़ के दूसरे टॉपिक में शेयर मार्केट का पर डे कैसा उतार चढ़ाव रहेगा, या शेयर मार्केट में कैसे आप किस टाइम पे इन्वेस्ट करें, किस टाइम पे इन करें, ये सब बातें मैं बताऊंगा। और एक पार्ट और मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा समय और मैं लूँगा इसको कवर अप सभी करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। मैं अभी आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ, आप लोग मुझे आज्ञा दें। आपका दिन शुभ हो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। इतना कहते हुए मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।